आओ तो आज देखो नया चैप्टर नंबर 36 ट्राइब्यूनल अधिकरण। इसकी भूमिका कुछ यूँ है कि चलो देखो अभी अपन तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, ठीक है, फिर अपन सर्विस में आते हैं। तो सर्विस में आने के बाद देखते हैं कि सर मेरा टाइमली प्रमोशन नहीं हो रहा, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर्स हो रहे हैं, ठीक है। जब प्रमोशन का टाइम आता है तो मेरे जूनियर को मेरे से पहले ट्रांसफर प्रमोशन दे दिया गया। तो मतलब वो ग्रीवेंस उत्पन्न होते हैं सर्विस के दौरान भी। फिर इनके अलावा और फिर जैसे एग्रीमेंट्स उत्पन्न हुए जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए, अब मेरे पास क्या उपाय है कि मैं कोर्ट में अप्रोच करूं। तो कोर्ट में ऑलरेडी मेरे को ये पता है कि ओवरलोडेड हैं, लंबी लंबी तारीखें पड़ रही हैं, तो सर वो जो ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम है ना, वही सेशन देन हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उस इंडियन जुडिशल सिस्टम में मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो मेरे पास दूसरा अल्टरनेट क्या है, यही पूछते हैं अपन। तो दूसरे अल्टरनेट्स ये हैं, ये ट्राइब्यूनल, ठीक है ना, ट्राइब्यूनल अधिकरण। और ये अपने अपन देखेंगे एडीआर का पार्ट है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, वैकल्पिक न्याय समाधान प्रणाली, ये विवाद समाधान प्रणाली, ठीक है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम, वैकल्पिक विवाद निपटारण प्रणाली, ठीक है ना ये। तो इसके तहत अपन देखते हैं अधिकरण। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट नहीं था, नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ना। इसके 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं और जो आते हैं सिंपल ही आते हैं, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं। सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट क्या है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, तो सर फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया, यस, एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। अभी 46 तो पता नहीं मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ, कब आएगा 4 + 2 = 6, 6 इज 1976, ठीक है, 1976। और उस समय गवर्नमेंट किसकी थी, तो आपको पता है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। न्यू पार्ट जोड़ा गया, कौन सा पार्ट भाई, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो था नहीं, तो फिर जोड़ा तो कौन से पार्ट के अंदर जोड़ा, 14A के अंदर, 14 नहीं 14A के अंदर। और जैसे पार्ट को अपन रोमन नंबर्स में लिखते हैं तो ये 10 और 4 14, ठीक है, 14A, ये अपन को समझना। आप कोई भी जैसे आप पार्ट पढ़ो तो पहले एक आग फर्स्ट गियर लगाओ फिर रिवर्स गियर लगाओ। तो अब आप ये देखो कि रिवर्स गियर लगाया पीछे गए तो ये पार्ट 14 कौन सा है और पार्ट 15 कौन सा है, ये होमवर्क है। देखो एक बार लिखो भाई, देख के खुद देख के लिखते हैं तो चीज़ें याद रहती, मैं तो बताने में 1 सेकंड लगेंगे, है कि नहीं, ये करो। फिर टोटल आर्टिकल कितने हैं इसके अंदर, टोटल आर्टिकल है 42। अब जैसे आप देखोगे ना, तो मैंने आपको बताया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये जो 4 है, ये 4, इस 4 से तो क्या निकल के आ रहा है 14, क्या एक पार्ट नंबर 14A के अंदर है। और ट्राइब्यूनल पढ़ रहे, और ये ट्राइब्यूनल किसका हिस्सा है, एडीआर का हिस्सा है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म का हिस्सा है। तो ए से एडीआर आ गया, 14A, समझ में आ गया। अब जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर आर्टिकल है टोटल 2, तो अपन देख रहे थे 42वां संविधान संशोधन, इस 2 से क्या निकल के आएगा, इस 2 से निकल के आएगा, इसके अंदर टोटल 2 ही आर्टिकल हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ आपने 323A और 323B, 2 मतलब 323A एंड 323B, ये 2 ही आर्टिकल हैं। तो ये सारी गणित कहाँ से निकल के आ रही है, ये 42 से ही निकल के आ रही है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। 4 से आएगा 14, A से ADR, देन 2 इज 2 आर्टिकल्स 323A एंड 323B, समझ गए। तो ये चीज़ है इसके अंदर, देखो शॉर्ट एंड स्वीट। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है, और एक लाइन और जोड़ दो इसमें, मतलब 2 आर्टिकल, ये 2 आर्टिकल 323A एंड 323B, ठीक है। 323A का जो संबंध है वो तो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रशासनिक मैटर्स कैसे लेना देना, अभी देखेंगे आगे। एंड सेकंड है अदर ट्राइब्यूनल्स, अदर मैटर से रिलेटेड। क्यों इंप्लीमेंट किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज, क्यों इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज क्या, मतलब ट्राइब्यूनल्स आर पार्ट ऑफ एडीआर मींस अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। अल्टरनेट किसका, जो एक अपने ट्रेडिशनल न्याय प्रणाली है, जैसे मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, या यूँ देख लो अपने सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो ट्रेडिशनल इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, तो ये ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, तो उसके ऊपर ज़्यादा और बोझ नहीं पड़े, बर्डन नहीं पड़े, तो इसलिए अपन ने ये एडीआर डेवलप किया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के टॉपिक में भी है, यूपीएससी के अंदर, आईसीएस में। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में। सबसे पहला जो अपन ने देखा आर्टिकल 323A, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। आर्टिकल अपन ने देखा, जैसे अभी देखा 323A, क्रिएटेड बाई पार्लियामेंट, PL इज पार्लियामेंट, फॉर डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस, जैसे अभी अपन ने देखा रिक्रूटमेंट में मैंने देखा कि सर मेरी मेरिट ये थी लेकिन मुझे कोई सर्विस नहीं मिली, ऐसे। फिर सर्विस कंडीशन है, ट्रांसफर, प्रमोशन, पोस्टिंग, सारा ये। फॉर डिस्प्यूट्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट सर्विस हो,
एलबीज लोकल बॉडीज़, जो अपने लोकल बॉडीज़ होते हैं जैसे नगर निगम, जेडीए, रोडवेज, इन सब से भी। पब्लिक कॉरपोरेशंस होते हैं, ठीक है, जैसे जितने भी अपने पीएसयूज अपन जैसे देखते हैं तो उनसे संबंधित महारत्न, मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न कंपनीज। वो अदर पब्लिक अथॉरिटीज गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी समय समय पर वो जो बनाई गई है। एक्ट कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985। अब आप जैसे देखोगे, अभी मैं बता रहा था कि भाई 76 में बनी है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 ऊपर बताया ना आपने, लेकिन एक्ट के रूप में कन्वर्ट होते होते थे ये 1985 आ गया। उससे पहले तक क्या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही चल रहा, ठीक है। तो एक्ट है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985। इसके तहत किसकी स्थापना हुई है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसको अपन कैट बोलते हैं, और स्टेट ट्राइब्यूनल एक्ट, जिसको अपन सेट बोलते हैं। तो कैट एंड सेट, तो टॉम एंड जेरी नहीं है ना, कहीं आप वो कर दो कैट टॉम कर दो, मतलब अपने कैट टॉम एंड जेरी माउस, तो वो नहीं है, कैट एंड सेट ही है। तो कैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और सेट इज स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो जैसे इस सेट के तहत अब मैं बता रहा था, जैसे रेट बता रहा था, तो रेट कहाँ आएगा? रेट यहाँ आएगा राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये कैट एंड रेट यहाँ 22 गोदाम पे है, अपने नेहरू सरकार भवन से, मतलब अपने टोंक रोड पे चल रहे हैं, तो नेहरू सरकार भवन से जस्ट पहले जो है टोंक रोड के आपने जो 22 गोदाम ना इमली वाला फाटक, उससे आगे निकलते हैं तो सरकार भवन से पहले राइट हैंड में परिवहन का ऑफिस आता है, देन अगला रेट आता है। तो यही है कैट एंड रेट। तो कैट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और सेट बने हर राज्य के अंदर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो ऐसे ही राजस्थान के अंदर बना है रेट, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ऐसे। तो आ गया कैट भी आ गया, रेट भी आ गया। कैट के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई 1985, एस्टेब्लिश इन 1985 अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985। देन मेन ब्रांच इज एट दिल्ली। सप्लीमेंट्री ब्रांचेज जो होती हैं, पूरक ब्रांचेज, वो हर स्टेट के अंदर होती है, लेकिन जॉइंट भी हो सकते हैं। जैसे टोटल बेंचेज अपन देखते हैं 19 है, एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 17 है, मतलब टोटल बेंचेज 19। जबकि अपन स्टेट्स देखते हैं, टोटल स्टेट्स आज 28 है, तो ये जॉइंट भी हो रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होती हैं ज़्यादातर, लेकिन 17 ही हैं। 2 अदर कौन कौन सी है? जयपुर और लखनऊ। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अलावा फिर और एडिशनल जो दी हुई हैं वो ये हैं 2। तो टोटल कहने का मतलब आज है 19, तो 19 टू 38, 38 नहीं 28, ऐसे मैं 28 स्टेट्स को समाई हुई है। कैट का जुरिडिक्शन क्या होता है? जैसे भी अपन ने देखा, ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विसेज, ये कैट में आ रही है ना भाई। आप बोलो सर फिर आरएस वगैरह, अरे वो रेट के अंदर आएगी। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के तहत स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बने तो उसके तहत अपना रेट बना है, तो आरएस उसके अंदर आएगा। तो ऑल इंडिया सर्विस जैसे अपन देखते हैं कि आईएएस हो गई, आईपीएस हो गई, और इंडियन फॉरेस्ट, फॉरेन नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये आईएएस हो गई। सेंट्रल सर्विसेज के अंदर फिर इनके अलावा जैसे जो भी है, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस हुई, और अपने आईसीएस में जितने भी आईआरएस हैं, जितनी भी आती हैं, फिर सिविल डिफेंस वगैरह सब उसके अंदर है, सेंट्रल सर्विसेज और इंडियन सर्विसेज। ये पूरा मैंने यूपीएससी वाले चैप्टर में समझाया सारा टाइप ऑफ सर्विसेज उसके अंदर डिटेल में। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं डिफेंस एम्प्लॉयज़। डिफेंस के अंदर जो सिविल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ऊपर भी ये प्रोविजन इनके लागू होते हैं। सिविल एम्प्लॉयज़ से क्या मतलब है? डिफेंस एम्प्लॉय होते हैं, एक तो होता है मिलिट्री पर्सन, जैसे अपन जो फौज का जो हिस्सा होते हैं वो, और एक होते हैं सिविल एम्प्लॉय। जैसे अपन आईसीएस भी एग्जाम जैसे देखेंगे, इंडियन सिविल सर्विस, तो उसके अंदर इंडियन अपने ये सिविल डिफेंस वाली सर्विसेज होती हैं। अपने सीजीएल जो होता है उससे अपन जाते हैं सिविल डिफेंस अकाउंट्स के अंदर, ऐसे। तो वो सिविल सर्विसेज जो आए हुए डिफेंस सर्विसेज में, वो भी ट्राइब्यूनल के दायरे के अंदर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, ठीक है ना। नॉट सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयज़, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जितने भी एम्प्लॉयज़ इसमें अप्रोच नहीं कर सकते, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट वाले अप्रोच नहीं कर सकते। और डिफेंस फोर्सेज, ये आगे ना, डिफेंस फोर्सेज में मतलब जो मिलिट्री एम्प्लॉयज़ हैं, जो मिलिट्री सर्विसेज से आए हुए हैं। देखो इंडिया में 2 तरह की अपनी सर्विसेज हैं, एक तो सिविल सर्विसेज और एक आपने मिलिट्री सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज सिविल सर्विसेज का भाग हो जाता है, जिसके फिर अलग अलग 2 हिस्से हो जाते हैं, सिविल और मिलिट्री। तो सिविल सर्विसेज का तो मतलब जो है, जो यूपीएससी से आते हैं, आरपीएससी से, अपन बोलते हैं ना मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये है। और मिलिट्री सर्विसेज में जो जैसे अपने मेन है, एनडीए है, सीडीएस है, वो आज जैसे अग्निवीर हो गया, वो सारी सिविल सर्विसेज है, मिलिट्री सर्विसेज है। और सिविल सर्विसेज जो यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी जो ऑर्गेनाइज करता है, दे आर सिविल इन नेचर। सिविल का मतलब क्या होता है कि जैसे अपन बोलते हैं, स्कूल में बोलते हैं जब सिविल ड्रेस में क्यों आया, फॉर्मल ड्रेस में क्यों नहीं आया, तो सिविल का मतलब आम जनता से इनका सरोकार होता है। और मिलिट्री सर्विसेज का मतलब जब अपने आर्मी को जब
युद्ध होता है तब उस समय इन्वॉल्व किया जाता है, या इंटरनल डिस्टर्बेंस वगैरह होते हैं तब। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है रेट का, वो देख लेते हैं अपन। रेट का स्ट्रक्चर क्या देखते हैं अपन, एक चेयरमैन एक डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। शुरू के अंदर ऐसा था जब 1985 के अंदर स्थापना हुई, लेकिन छः क्या 2006 के अंदर अपन क्या देखते हैं कि केवल चेयरमैन ही है। अब ये डिप्टी चेयरमैन नहीं है, ना कोई मेंबर है। चेयरमैन इक्वल टू हाई कोर्ट जज के बराबर ये होता है, इक्वलेंट टू हाई कोर्ट जज, नॉट इक्वलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जज, या नॉट इक्वलेंट टू सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, या नॉट इक्वलेंट टू हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या लिखा हुआ है, इक्वलेंट टू हाई कोर्ट जज। चेयरमैन आपको इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। मिनिमम एज क्या है 50, ठीक है 50। टेन्योर कितना रहेगा 470, मतलब 4 ईयर्स या 70 ईयर्स एज जो भी पहले हो जाए। तो देखो मिनिमम एज है 50, मैक्सिमम एज है 70, तो कितने साल सर्विस कर सकता है मैक्सिमम 20 ईयर्स, समझ गए। मतलब 4 ईयर्स या 20, तो आप सोचो कि सर 20 साल कैसे सर्विस कर लेगा, तो तभी तो ये 4 लिखा हुआ है। 4 ईयर्स या 70 ईयर्स एज जो भी पहले हो जाए, ये है समझने का मतलब। तो यूँ मत समझो कि 20 साल सर्विस कर लेगा, नो। इन 20 साल में से कोई से भी 4 साल वो सर्विस कर सकता है। फिर मेंबर का टेन्योर है 467, मतलब इसे 3 साल कम, या तो 4 साल का टेन्योर हो जाए, 67 का ईयर एज हो जाए उसकी। अब अपन देखेंगे भाई मेंबर तो सर इसमें है ही नहीं, तो वन चैम्बर है, वन चेयरमैन, वन पर्सन बॉडी है, वन मैन शो है, चेयरमैन है सिर्फ, मेंबर तो है नहीं, तो फिर क्यों। तो कल को मान लो गवर्नमेंट प्रोविजन करे मेंबर को इंक्लूड करने का, तो इसलिए ऐसा रखा होगा, ठीक है। तो अपन क्या क्या समझे, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, इक्वलेंट टू हाई कोर्ट जज, टेन्योर मिनिमम एज 50 ईयर्स, मैक्सिमम एज 70 ईयर्स। तो सर 20 साल नौकरी करना, नहीं, 5 4 जा 20 मीन्स 4 ईयर्स या 70 ईयर्स एज विच एवर इज अर्लियर। और मेंबर की 4 पब्लिक 67, 4 ईयर्स या 67 ईयर्स उसकी एज हो जाए, ये है। अब प्रेसिडेंट नियुक्त तो करता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो क्या प्रेसिडेंट खुद की मर्जी से कर देता जो पसंद आए वो, नहीं। पहले एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनती है, ठीक है। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बड़ी काम की चीज़ है, मतलब खोज सह चयन समिति, खोज सह चयन समिति, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। ये कई जगह मैंने यूँ भी लिखी हुई है SC सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। ये किस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, मतलब ये सर्च भी करती है, हाँ भाई कौन उपयुक्त व्यक्ति है, और फिर उसकी रिकमेंडेशन करती है ना। उपयुक्त मतलब अप्रोप्रिएट पर्सन कौन है इस पोस्ट के अकॉर्डिंग। के लिए मैं पोस्ट कौन सी, हेड ऑफ ट्राइब्यूनल, चेयरमैन ऑफ ट्राइब्यूनल। तो इस कमेटी का हेड कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या सुप्रीम कोर्ट का जज जिसको नॉमिनेट करे कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो किसकी हेड में सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट में हेड। नॉट बाउंडेड बाई CRPC 1908 जैसे जो है 1908 की, उससे बाउंड नहीं है। अब तो अपने BNS आ गई, भारतीय न्याय संहिता, उससे बाउंड नहीं है। कहने का मतलब जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है ना उससे बाउंड नहीं है। बाउंड नहीं है तभी तो अपन जैसे बोलते हैं कि ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म का पार्ट है सिस्टम। इसलिए भाई कोर्ट की तो बाइंडिंग्स में क्या है कि जैसे अपन देखते हैं कि सारे वो प्रोसेस से आएंगे, वगैरह नंबर सब लगेंगे, एडवोकेट उसमें एडवोकेसी करेगा, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं है। टाइम भी कम लगता है, शॉर्ट ड्यूरेशन, तो वो एक नॉर्मल प्रोसीजर कोर्ट का यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी तरह की कोई मतलब मैनेजमेंट नहीं होगा, या किसी भी तरह का अनड्यू इंटरफेरेंस इसके अंदर कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं है ना। बस कोर्ट की जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती है वो यहाँ फॉलो नहीं है। अभी देखते हैं हम क्या, नॉमिनल फीस है देखो 50 रुपीज़ की, आर्ग्यूमेंट आप सेल्फ कर सकते हैं या एडवोकेट के थ्रू कर सकते हैं। फिर जुडिशियल रिव्यू, कहने का मतलब ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन है वो पहले हाई कोर्ट में चैलेंज होगा एंड देन सुप्रीम कोर्ट में, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। तो एक तो क्वेश्चन ये है कि क्या ट्राइब्यूनल डिसीजन आइदर दे कैन बी चैलेंज इन कोर्ट, यस, बट इन विच कोर्ट, सेशन कोर्ट नो, देन हाई कोर्ट, यस। तो मतलब सेशन कोर्ट नहीं है, सेशन कोर्ट में नहीं चैलेंज, सेशन कोर्ट के इक्विवेलेंट ही आ गए, तो सेशन कोर्ट से तो ऊपर ही बढ़ेंगे अपन, तो किस में, हाई कोर्ट में, और देन सुप्रीम कोर्ट में। कहने का मतलब सेशन कोर्ट तो योग्य ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट योग्य इस सेंस में नहीं है कि अपन डायरेक्ट वहाँ अप्रोच नहीं कर सकते, पहले अप्रोच करनी पड़ेगी, पहले अपील करनी पड़ेगी हाई कोर्ट में। ये ऐसा किस केस लॉ के अंदर बोला, चंद्र कुमार केस लॉ के अंदर बोला 1997 के चंद्र कुमार केस, समझ गए। तो ये था अपने कैट के बारे में सेंटर के संदर्भ में जो अपन ने देखा। अब अपन देख लेते हैं स्टेट के संदर्भ में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। कौन सा एक्ट जो अभी अपन ने ऊपर देखा था
85 वाला उसी एक्ट के तहत स्टेट ट्राइब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से बने। ठीक है, एक्ट किसने बनाया? ये एक्ट जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट, ये स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। जुरिडिक्शन लेकिन कौन सी सर्विसेज इसके अंडर में आती है? स्टेट सर्विसेज इसके जुरिडिक्शन में आती है। तो आप ये मत समझो कि सेंटर का कानून स्टेट में कैसे लागू हो रहे, यूनियन पे तो जितने भी यूनियन लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सेंट्रल कानून बना था उनको। तो क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, मतलब पार्लियामेंट ने बनाया, स्टेट गवर्नमेंट में उसके अकॉर्डिंगली कुछ अमेंडमेंट्स करने वो कर दिए। जैसे सेंटर ने एक अपने कानून दे दिया कैट के संदर्भ में, उसके संदर्भ में अपन ने रेट बनाया, किसके तहत? सेट के तहत। मतलब केंद्र ने अपन को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट दे दिया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ऐसे ऐसे बनने चाहिए, एक अपन को फॉर्मेट दे दिया, फिर उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपन ने रेट बनाया। हेड अपॉइंटेड बाई सेंटर, जो चेयरमैन होता है ये सेंटर द्वारा अपॉइंटेड। कौन सर्च करेगा इसको? वही सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, किसके हेड के अंदर? हाई कोर्ट जज के, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के हेड के अंदर। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी अध्यक्षता के अंदर ये सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनेगी। अब देखो यहाँ से दो चीज़ निकल के आती हैं। एक अपन ने अभी देखा था हाई कोर्ट जज, यस, तो इक्विवेलेंट होता है, जो चेयरमैन होता है वो इक्विवेलेंट किसके होता है? अभी अपन ऊपर कैट में देखा हाई कोर्ट जज के इक्विवेलेंट। दूसरा अपन ने अभी थोड़ी देर पहले और देखा था सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, वो किस संदर्भ में देखा था कि कैट के जब चेयरपर्सन की सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, उसका हेड होता है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, एंड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस किसके हेड है? जब सेट जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है राज्य, मतलब स्टेट राज्य प्रशासनिक अधिकरण, उसका जब हेड चुनने की बात है तो जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनेगी उसके हेड होंगे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस कैट में और सेट में हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। जॉइंट सेट बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे अभी मैंने बताया है ना, जॉइंट सेट बाई ये। अभी देखो जो यहाँ आ रहा था ना, इधर मैंने बताया था कि कैट, ये कैट जो संभाले हुए हैं, तो कैट में ये बता रहा था 19 जैसे जो है ना, तो ये तो भाई सेंटर से संबंधित है। अब टोटल जैसे मैं बता रहा था कि भाई आप ये मत समझो कि कैट की हर स्टेट के अंदर है, एक से ज़्यादा स्टेट में भी हो सकती है। ऐसे जैसे अपन देखते हैं कि सेट भी जो है ये मत समझो कि 28 है तो 28 के 28 में ही होंगी, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉइंट सेट भी बना सकती है। तो आप ये मत समझना कि भाई कैट का तो एक ही कैट का तो सर पूरे ऑल ओवर इंडिया है तो भाई यूपीएससी की तरह एक जगह ही बना दो, ऐसा नहीं है, वो भी देश में फैली हुई है, ठीक है। तो यहां तक अपन ने, यहाँ पे लाइन क्या है, यहां तक अपन ने क्या देख लिया? यहां तक अपन ने देख लिया कि सर आपने हमें बताया आर्टिकल 323A, जिसमें अपन ने पढ़ा था क्या? ए फॉर एडीआर, और एडीआर के तहत ही अपन एक तो ए फॉर एडीआर देखा और ए के तहत ही अपन ने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ये दो तरह के अपन ने देखे, कैट देखा और सेट देखा। आर्टिकल 323A में ही चल रहे हैं, तो सारी कहानी अभी यहीं तक देखी अपन ने। फिर मैंने बताया था कि पार्ट नंबर 14A जो है एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब ट्राइब्यूनल्स, इसमें टोटल 2 आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल तो ये आ गया, फिर दूसरा आर्टिकल कहाँ गया सर? तो दूसरा आर्टिकल ये है 323B कि अदर प्रोविजंस के लिए ट्राइब्यूनल्स। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए ट्राइब्यूनल्स था, अदर प्रोविजंस के लिए अब ये देख रहे हैं अपन अदर ट्राइब्यूनल्स। ये है मतलब आर्टिकल 323B अभी आ गया। ये टोटल 2 आर्टिकल है ना कॉन्स्टिट्यूशन 42, तो मैंने बताया था ये टोटल 2 आर्टिकल्स है पार्ट 14A के अंदर, समझ गए। तो अन्य अदर मामले कौन कौन से? अदर इशू जिनके ऊपर ट्राइब्यूनल्स बन सकती हैं, कर, टैक्सेशन संबंधी, विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित, इंडस्ट्रियल लेबर से संबंधित, लैंड रिफॉर्म से संबंधित, टाउन जो अपने प्रॉपर्टी होती है उनसे संबंधित, फूड आइटम से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित। ये देखो, लेकिन इलेक्शन किसके? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के, ठीक है। रेंट संबंधी, किराएदारी, वही अपने जो अपन देखते हैं टेनेंसी संबंधी, टेनेंसी अधिनियम से संबंधित। और फिर जो देखो तो आपको बिल्कुल एक ज्वलंत उदाहरण जो मैं आपको दूं, बिल्कुल मतलब करंट में एनजीटी बना हुआ अपने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, वेरी इंपॉर्टेंट एनजीटी। इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल की तरह अपने अभी लेटेस्ट बने ये जीएसटी ट्राइब्यूनल्स। इनकम टैक्स अलग है, ये तो डायरेक्ट टैक्स है, ये जीएसटी इंडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी ट्राइब्यूनल्स अभी लेटेस्ट, ठीक है ना। आपने यहाँ 22 गोदाम पे इसका बना है, 22 गोदाम पुलिया जो आपने इधर तो इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जो है, तो जीएसटी ट्राइब्यूनल बने अभी 2025 में, 2025 में लेटेस्ट। ऐसे भाई जीएसटी रोल आउट तो हो गया 2016 के अंदर,
ठीक है ना। अब जीएसटी ट्राइब्यूनल अब बने 2025 के अंदर, तो ये अदर प्रोविजंस आ गए। अब अपन देख रहे हैं डिफरेंस कि क्या डिफरेंस अपन ने देखा 323 ए और बी में। पहला तो अपन देख रहे हैं 323 का जो जुडिक्शन है ए का, वो तो पब्लिक सर्विसेज सेंटर पर स्टेट, और बी है अदर मैटर्स पे। ये एस्टेब्लिश बना कि ये पार्लियामेंट ने, और इसमें पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट ने एक आपको बेसिक लॉ दे दिया कि ऐसे ऐसे आपको बनाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग बनाए स्टेट लेजिस्लेचर ने। जैसे भी पार्लियामेंट ने तो बता दिया सेट बनेगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, और फिर स्टेट लेजिस्लेचर राजस्थान ने बनाया रेट। हायरार्की, इसमें अपन देखते हैं ऐसे कोई हायरार्की नहीं है, इसके अंदर अपन देखते हैं हायरार्की मिलती है अपने को। हायरार्की जैसे अपन जैसे देखते हैं कि 2 राज्यों के अंदर तो कौन सी कैसे का चलेगी, फिर आपने मान लो जैसे भाई रेट का है तो रेट का डिसीजन कैसे क्या फाइनल कहाँ चैलेंज, वही हाई कोर्ट के अंदर। तो हायरार्की अपन दूसरे संदर्भ में देख सकते हैं कि भाई ये जो है भाई ये तो कैट के अकॉर्डिंग आगे पूरे, ठीक है। और इधर इसमें है देखो तुम ये जैसे बताऊँ, ये रेट का जो एग्जांपल है ना, कैट और रेट, वो तो दोनों इसी के अंदर आएंगे 323 के अंदर। कैट और रेट तो भैया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, और यहाँ जैसे जो है ना 323 भी, यहाँ पे हायरार्की कैसी वो मैं समझाऊँ एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे जीएसटी का ही देख लो आप, इसमें हायरार्की मैं बताता हूँ आपको। ये जीएसटी है, जीएसटी काउंसिल का कोई इशू है तो पहले काउंसिल से डिस्कस होने के बाद फिर वो अपने को ट्राइब्यूनल में दिखेगा, और ये अदर ट्राइब्यूनल, एंड देन अपन आगे जैसे देखते हैं कि संबंधित जैसे जो कोर्ट है हाई कोर्ट के अंदर वो चैलेंज हो सकता है। तो कहने का मतलब इनसे संबंधित कोई स्पेसिफिक बना है, जैसे मान लो इलेक्शन संबंधी कोई है तो मतलब कोई कोर्ट ने कोई कमेटी बना दी डिस्प्यूट संबंधी, पहले वो, फिर उसके बाद ये ट्राइब्यूनल, तो ऐसी हायरार्की यहाँ दिखती है इसमें। और 323 ये एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधी जैसे जो है, जैसे अपन कैट सेट में देखें तो उनमें ऐसे कोई हायरार्की नहीं है, डायरेक्ट अपन अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई पहले लॉ के अकॉर्डिंग कोई कमेटी बनी हुई है किसी भी तरह की डिस्प्यूट का रिड्रेसल का, तो पहले वो उसको डिसाइड करेगी, देन आप इसमें अप्रोच करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे अपन ने 323 ए एंड 323 बी देखा। तो इस कहने ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस कैट और रेट का नहीं है, ये तो देखा, ये तो कैट और रेट तो यही है, ये अदर मैटर्स वाला ये जो है ये समझा रहा था। फिर अपन देखो एक यूँ देखते हैं कि जैसे मैं बता रहा था कि ये भाई ट्रेडिशनल जो कोड्स हैं उनसे डिफरेंट है, तो वो डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। ये कोर्ट ऑफ लॉ तो वो है जो अभी ट्रेडिशनल कोर्ट्स हैं, और ट्राइब्यूनल ये है जो अभी अपने पार्ट 14 है। अब देखो कई बार पार्ट 14 ऐसे रोमन्स में लिखा रहता है, रोमन नंबर में, तो इसको भी पकड़ के सीखो। ये क्या देखो, ये कोर्ट ऑफ लॉ इज ए पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम वेयर बाय जुडिशियल पावर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेट, राज्य, वो ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम, जबकि ये पार्ट किसका, ये एडीआर का पार्ट है, जैसा भी मैंने आपको बताया, ठीक है। सेकंड देखते हैं, तो सिविल कोर्ट्स हैव जुडिशियल पावर टू ट्रायल ऑल सोर्ट्स ऑफ सिविल नेचर अनलेस कोग्निजेंस इज एक्सपर्ट, और यहाँ पे क्या है, क्वासी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल का मतलब अर्ध न्यायिक, पूरे वो नहीं है, ठीक है। तो जैसे अर्ध न्यायिक का मतलब क्या है, ठीक है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट बुला सकते हो, सम्मन करा सकते हो, ठीक है, आप रिव्यू करने का पावर दे सकते हो, लेकिन सजा नहीं दे सकते, तो वो ही है बस। और जबकि ये कोर्ट सजा दे सकते हैं, ट्रेडिशनल कोर्ट। फिर क्या है, इसमें क्या देखते हैं अपन, जजेस ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड रेस्पॉन्सिबल इन टेन्योर, जो अपन ट्रेडिशनल देखते हैं पार्ट 5 एंड 6 के तहत वो है। और इनके क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन जो है ये किससे, एक्ट से डिसाइड होते हैं पार्लियामेंट के। कौन सा एक्ट, जैसे भी बताया अपन ने 1985 वाला एक्ट, जो गवर्नमेंट ने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया। पार्लियामेंट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी पार्लियामेंट का हिस्सा है। अपन जैसे देखते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव में जाते हैं नो डाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन निकल के तो लेजिस्लेचर से आते हैं ऐसे, तो गवर्नमेंट हो गया। फिर ये ट्रेडिशनल लॉ में जो है कोर्ट्स में, उसमें ट्रेंड लॉ ऑफिसर होते हैं जैसे आरजीएस होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं भाई, जरूरी नहीं कि लॉ से ही हो, तो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनेगी कैट में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में, और इधर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में, वो जिसको भी उपयुक्त समझे, हो सकता है कि आईसीएस को भी वो समझ ले किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के कोई चेयरमैन के अकॉर्डिंग। फिर ये क्या होते हैं, ये इम्पार्शियल, और ये भी नो डाउट होते तो इम्पार्शियल ही है, लेकिन वही चीज़ें क्या होती हैं, मे बी ए पार्टी, कहने का मतलब जैसे अपन देखते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का आप सुन रहे हो, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ही कोई हो सकता है जो वहाँ सुन रहा हो, जरूरी नहीं कि लॉ ऑफिसर ही सुने। फिर ये मैंने बताया था कि जैसे सीआरपीसी के तहत जो पूरे कोर्ट लॉज हैं उनसे बाउंड है, जबकि ये ऐसा बाउंड नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है, मतलब कैजुअल इन नेचर है कंपेरेटिवली कोर्ट्स की तुलना में। फिर ये एविडेंस एंड मटेरियल के एविडेंस पे, और इसमें क्या है, मतलब ये डिसीजन देता है एविडेंस
एंड जो भी मटेरियल अपने पास ऑन रिकॉर्ड वो, और ये किसके बेसिस पे है, वही, लेकिन वही जो डिपार्टमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं उनके बेसिस पे ये डिसीजन देता है। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर वो केस लॉज जैसे जो है ना वो कोर्ट नहीं होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऐसे केस के अंदर ऐसा ऐसा बोला। ठीक है, इसके अंदर तो क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है कि हाँ भाई ठीक है, इनसे जूनियर को प्रमोशन दे दिया गया तो किस भी पे दिया वो आप समझाओ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन चैलेंज होता है, ना कि वो कोर्ट की केस लॉज के माध्यम से इसमें सुनवाई होती है। कोर्ट की केस लॉ तो यहाँ चलेंगे। कोर्ट की केस लॉ कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, याद है शंकरी प्रसाद 51, सज्जन सिंह 67, ऐसे, देन गोलकनाथ, ऐसे, तो सॉरी अपने शंकरी, सज्जन, गोलकनाथ, वही भोलेनाथ, देन केशवन भारती, मिनरल मिल्स, SR बोमई, वो सारे वो यहाँ कोर्ट होंगे, यहाँ कोर्ट वो नहीं होंगे, यहाँ तो डिपार्टमेंटल डिसीजन है वो। फिर क्या है, ए कोर्ट ऑफ लॉ कैन डिसाइड वेरिएशंस ऑफ ए लेजिस्लेशन। कहने का मतलब क्या है, ये जो है ना कोर्ट ऑफ लॉ, संसद ने कोई कानून बनाया है उसको डिसाइड कर सकते हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल संसद के कानून को कोई डिसाइड नहीं कर सकता। वेरिएशन का मतलब है कि जो कोर्ट ने जो कानून बनाया है, संसद ने जो कानून बनाया है उसको डिसाइड करने की शक्ति, जिसको अपन जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। संसद के कानून को पार्लियामेंट्री लॉ को एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स नहीं कर सकते, मतलब उसको वॉइड करार नहीं दे सकते। ये तो किसको दे सकते हैं, डिपार्टमेंट पॉलिसी को, या डिपार्टमेंट डिसीजन है उसी से रिलेशन होता है इनका, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का। समझ गए। तो ये चीज़ थी अपने, इसके अंदर शॉर्ट एंड स्वीट है, तो इसमें ज़्यादा नहीं है मैटर, है ना। तो बस इसमें मेन क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पार्ट 14A के अंदर टोटल 2 आर्टिकल्स हैं, 323A एंड B, A इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड B इज रिलेटेड टू अदर ट्राइब्यूनल, पार्ट ऑफ ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेडिसल मैकेनिज्म, वैकल्पिक विवाद निपटारण प्रणाली। एडमिनिस्ट्रेटिव आर्टिकल 323A पार्लियामेंट ने बनाए रिक्रूटमेंट सर्विस मैटर से रिलेटेड डिस्प्यूट पब्लिक सर्विसेज के, लोकल बॉडीज के, पब्लिक कॉर्पोरेशन के, अदर पब्लिक अथॉरिटी के। एक्ट बनाए किसके, कौन सा एक्ट, 1985 का एक्ट, उसके तहत कैट एंड सेट आए। कैट एस्टेब्लिश हुआ 1985 में, मेन बेंच है दिल्ली, सप्लीमेंट्री बेंच स्टेट्स के अंदर है, टोटल 19 है, जिसमें सारे हेडक्वार्टर्स में दो अलग हैं, जयपुर और लखनऊ। जुडिक्शन है ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विसेज और डिफेंस सर्विसेज के अंदर सिविल एम्प्लॉयज़ नहीं आते जुडिक्शन में, सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयज़, पार्लियामेंट सेक्रेटरी के एम्प्लॉयज़ और डिफेंस फोर्सेज के एम्प्लॉयज़। फिर स्ट्रक्चर क्या, अपन एक चेयरमैन देखते थे ओरिजिनल, एक डिप्टी चेयरमैन, लेकिन आज सिंस 2006 ओनली वन सिंगल पर्सन हेड, ओनली चेयरमैन इक्वल टू हाई कोर्ट जज। चेयरमैन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, मिनिमम एज 50 ईयर्स, टेन्योर 470 और मेंबर का टेन्योर 467। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जज एज नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट बाउंड बाय CRPC प्रोविजंस। नॉमिनल फीस है ₹50 की, आर्ग्यूमेंट सेल्फ कर सकते हैं या एडवोकेट के थ्रू, मतलब आप आज मान लो मैं परेशान हूँ तो मैं खुद वही जाके एडवोकेसी वहाँ कर सकता हूँ, मेरे को ग्रीवेंस है तो। जुडिशियल रिव्यू है यस हाई कोर्ट में, लेकिन पहले फिर देन सुप्रीम कोर्ट में, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं। किस केस लॉ में बताया कि यह सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, चंद्र कुमार केस 1997। देन सेट देखते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एक्ट ऑफ 1985, एक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जुडिक्शन स्टेट गवर्नमेंट क्रिएटेड, स्टेट सर्विसेज का जुडिक्शन क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, हेड अपॉइंटेड बाय सेंटर। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के हेड है हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, जॉइंट सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो हो गया 323 है। अब 323 भी अन्य मामले जैसे टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज, इंडस्ट्रियल लेबर, लैंड रिफॉर्म्स, टाउन प्रॉपर्टी, फूड, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, देन रेंट एंड टेनेंसी, NGT नेशनल ग्रांट एंड इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल एंड GST ट्राइब्यूनल। डिफरेंस है 323A और B में, A का जुडिक्शन पब्लिक सर्विसेज, B का अदर मैटर्स, एस्टेब्लिश पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में स्टेट लेजिस्लेचर। हायरार्की इनके अंदर कोई नहीं होती, यहाँ हायरार्की होती, लॉ के अंदर जो है वो वैसा डिसाइड किया जाना। और बेसिक अपन डिफरेंस देखें ट्रेडिशनल कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स के अंदर, तो ये बाउंडेड है ट्रेडिशनल सिस्टम्स कोर्ट्स 1908 CRPC, इनमें ऐसा नहीं है। यहाँ लॉ ऑफिसर्स हैं, यहाँ लॉ ऑफिसर्स नहीं है, यहाँ पे पार्टी नहीं हो सकते, यहाँ पार्टी के इन द सेंस है कि उस पार्ट से नहीं हो सकते, मेरे जुडिशियल पार्ट से होंगे सारे, ये नॉन जुडिशियल पार्ट से भी हो सकता है हेड ऐसे। और इसमें केस लॉज कोर्ट होते हैं, यहाँ केस लॉज कोर्ट नहीं होते, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो डिपार्टमेंट डिसीजन वो कोर्ट होते हैं, ऐसे ये सारी इसके अंदर चीज़ें। तो ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट है चैप्टर नंबर 36 ट्राइब्यूनल। देखो और फिर क्वेश्चन देखोगे ना GC से तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैंने कैसा पढ़ाया है ये आप डिसाइड नहीं करोगे,
ये कौन डिसाइड करेगा? ये क्वेश्चन डिसाइड करेंगे। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, नहीं यार मैं तो वहाँ से देखूंगा, ये देखूंगा, सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे। आप नहीं होते डिसाइड करने वाले सर अच्छा पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं। कौन डिसाइड करेगा? क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि सर ने जो पढ़ाया अगर उसे क्वेश्चन निकल रहे हैं तो सर ने अच्छा पढ़ाया, क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं तो सर ने खराब पढ़ाया। तो आप न्यायाधीश मत बनो, आप जज मत बनो। जज है क्वेश्चंस, इम्पार्शियल तरीके से जो बताएंगे। आप में तो हो सकता है पार्शियलिटी हो, लेकिन जैसे जज बिल्कुल जैसे जज इम्पार्शियल न्याय करते हैं ऐसे क्वेश्चन करेगा इम्पार्शियल न्याय। तो क्वेश्चन डिसाइड करेगा मैंने क्या पढ़ाया, तो देख लो अब क्वेश्चन। ओके।